चौकी पहुंचकर दोनों कुछ देर आमने सामने बैठ जाते हैं, एकदम चुप, बस एक दूसरे को घूरते हुए। विक्रम की आंखों में गुस्सा था और अभिमन्यु की आंखों में कौतूहल। वर्टिकल बार। फिर अभिमन्यु ने मौन तोड़ते हुए कहा, ये एमपी खुद को ज्यादा नहीं समझता। खुद तो बैठा रहता है और बाकियों को अपना खरीदा हुआ नौकर समझता है। सच्ची बताऊं तो इन जैसे नेताओं को तो उल्टा लटकाने का मन करता है। विक्रम ये सुनते ही चौंक कर सीधा हो गया। वो अचरज से अभिमन्यु को घूरता जा रहा था। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, क्या हुआ दोस्त, मेरे सर पर सींग निकल आए हैं क्या? विक्रम, नहीं, मेरा मतलब कि मैं समझा नहीं। अभिमन्यु, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, मुझे भी इस तरह चमचागिरी पसंद नहीं। मैंने हमेशा देश के लिए काम किया है, वही आज इस बेवकूफ की वजह से यहाँ पर्सनल किडनैपिंग का केस सॉल्व करने आना पड़ा है। ये लोग खुद तो कामचोर और भ्रष्ट है ही, दूसरों को भी ईमानदारी से काम नहीं करने देते। खैर, आओ अब हम अपने काम में लगते हैं। मुझे इस केस की सारी जानकारी दो, जो भी तुम्हें मालूम है, ताकि हम दोनों एक दिशा में मिलकर आगे बढ़े। तुम ये मत समझना कि मैं कोई तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करने आया हूँ, बल्कि तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ इस मामले को निपटाने आया हूँ। विक्रम, सॉरी यार, उस एमपी साले ने दिमाग खराब कर रखा था, तो मैंने तुम्हें भी उसके ही टाइप का आदमी समझा था, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आओ, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है, मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर विक्रम हवलदार से एक फाइल मंगाता है, जो उसने खुद बनाई थी। फाइल खोलते हुए विक्रम बोलता है, देखो, मैंने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है वो बताता हूँ। अब तक इस शहर में 3 लड़कियां गायब हुई है। उनमें से एक कोमल, जो इस शहर के बहुत बड़े रईस और धनकुबेर की बेटी है। दूसरी भावना, जो एमपी की भतीजी है, पर उसका खुद का बाप भी बहुत पैसे वाला था, जो 2 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था, जिसकी होती सोती ये भावना ही थी। तीसरी नूतन, वो इस शहर के जाने माने बिल्डर आनंद शर्मा की बेटी है। ये तीनों लड़कियों का आपस में एक गहरा कनेक्शन है कि ये तीनों एक ही म्यूजिक क्लास में, एक ही बैच में म्यूजिक सीखती थी। इनमें से पहली 2 तो एक ही फ्रेंड ग्रुप की है। उस ग्रुप में 2 और लड़कियां हैं, वो दोनों भी बहुत अमीर है। अमीर होने के सारे लक्षण इनमें हैं। घमंड तो इनमें समाये ही नहीं, इतना भरा हुआ है। परंतु नूतन के बारे में मिली जानकारी अनुसार वो काफी सिंपल है, जिसको बाप के पैसों का कोई घमंड नहीं है। इस वजह से उन चारों और नूतन में अक्सर ठनी ही रहती थी। अभिमन्यु और इनकी कोई लव लाइफ? विक्रम, हाँ, आजकल अमीरजादियों के बॉयफ्रेंड न हो ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें से नूतन के बॉयफ्रेंड को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसका नाम प्रियांशु है। उसका बैकग्राउंड खास नहीं है। वो भी अपनी फ्रेंड के कहने से क्लास आता था, सिर्फ बैठने के लिए। अभिमन्यु, अच्छा, और टीचर अलाउ कर देते थे? विक्रम, जो टीचर है वो इन पैसे वालों से कुछ प्रभावित ही है, और ऊपर से लड़का एकदम अजीब सा बेवकूफ है। यहाँ तक कि टीचर को भी 3 महीने लगे ये जानने में कि वो गूंगा नहीं है। अभिमन्यु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ये प्रियांशु जो तुम कहते हो इतना अजीब है, उसके बारे में क्या ख्याल है? विक्रम, सच बताऊं तो बहुत ही अजीब लगा। मेरे से यहीं चौकी में बहस हुई थी तो मैंने जमकर फेंटा, पर वो एक शब्द नहीं बोला। अपनी फ्रेंड के खोने के बाद तो वो पगला कर शहर में लड़की को ढूंढता भटक रहा है। अभिमन्यु पर दोस्त हमारा काम है शक करना, और इस मामले में और किसी पर शक जा भी नहीं रहा। हो सकता है कि अपनी दोस्त के लिए इसने ही कुछ किया हो। विक्रम मुस्कुराते हुए, मेरे दोस्त रिश्वत देकर एसआई नहीं बना, अपनी काबिलियत से बना हूं। मैंने अपने 2 आदमी जो पुलिस में नहीं है, उनको उसके पीछे लगाया है। उसकी हर इंफॉर्मेशन मुझ तक आ रही है। अभिमन्यु, इस प्रियांशु पर ही नजरे इनायत है या महफिल में और भी कोई है? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो तुमने अलग से बांध कर रखा हुआ है।
विक्रम जोर से हंसते हुए, मेरे दोस्त नजरें बहुत तेज है तुम्हारी, हाँ है ना? पता नहीं कि इसका संबंध क्या है पर फिर भी बताता हूँ। जो ये भावना है न, इसके पिता की मौत काफी रहस्यमयी एक्सीडेंट में हुई थी। उनकी गाड़ी रोड के किनारे गड्ढे में मिली और एक ट्रक खड़ा था रोड पर, जिस पर डेंट पड़ा हुआ था। साफ था कि उस ट्रक से ही टक्कर हुई थी। परंतु सड़क पर जो ब्रेक लगने से घिसने के निशान होते हैं वो थे ही नहीं। ऐसा लगता था कि टक्कर वहां हुई ही नहीं, पर कोई सबूत नहीं थे। तो केस ठंडे बस्ते में चला गया और भावना अपने ताऊ को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है। वो एमपी साहब से नफरत करती है और सोचती है कि ये सारा लाड़-दुलार उसकी दौलत के लिए हो रहा है। एमपी साहब अब तक गार्डियन थे, परंतु भावना के 25 का होते ही वो अपनी संपत्ति की मालकिन हो गई। अभिमन्यु वाह, यानी यहाँ पर भी झोल है। अपने एमपी साहब का अगर बाकी लड़कियों से भी कोई लिंक निकले तो उन पर शक की जोरदार वजह बनती है। विक्रमरे दोस्त रुको, जरा ठहरो, अपने गुरुजी की लीला भी तो सुन लो। अपने गुरुजी भी काफी पहुंचे हुए हैं। थोड़े टाइम पहले उनकी क्लास में बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी, पर गुरुजी डेढ़ स्याणे साफ बच निकले और एक स्टूडेंट फंस गया था। सुनने में आया है कि गुरुजी भी पूरे रंगीले राजा थे। वो तो जिसको प्रेग्नेंट किया उसी से दबाव में शादी करनी पड़ी तो काबू में आए, वरना छुट्टे सांड ही थे। अभिमन्यु वाह दोस्त, मैं तो तुम्हें घोंचू ही समझ रहा था, पर तुम तो छुपे रुस्तम निकले। विक्रम अच्छा, तो साहब जी मुझे सर्टिफिकेट देंगे? मेरी इन्वेस्टिगेशन का सहारा ले रहे हैं और मुझे घोंचू बोल रहे हैं। जरा मैं भी तो जानूं इंटेलिजेंस वाले क्या उखाड़ते हैं। अभिमन्यु हंसते हुए, जनाब मैं यहाँ एकदम नया हूँ और दूसरी बात मैंने आपसे मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। विक्रम थोड़ा संजीदा होते हुए, क्या पता किया? अभिमन्यु ये जो कोमल का बॉयफ्रेंड है, ये भी कोमल के पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। कोमल के बाप ने अपनी बेटी को साफ मना कर दिया इससे रिलेशन रखने के लिए, पर जवान खून है, माने नहीं। तो उसने बेटी को बोला कि या तो इसको छोड़े या बाप की संपत्ति, और बाप का शक सही भी है। वो इंदौर से आया हुआ है, जहां इसने खूब कांड किए हुए हैं, और एक किडनैपिंग में पकड़ा गया था जब लड़की ने इसके प्रपोजल को मना कर दिया। लोगों ने वहीं धुनकर पुलिस के हवाले किया था। 6 महीने जेल में रहा, फिर शर्मिंदा होकर माँ बाप ने यहाँ भेज दिया। पेइंग गेस्ट बनकर रह रहा है और किसी को इसकी हिस्ट्री पता नहीं। विक्रम बाकी सब तो ठीक है, पर इन बातों में लिंक क्या मिलेगा? किसी एक का मामला होता तो मान लेते कि संबंधित आदमी जिम्मेदार है, परंतु 3 अलग अलग लड़कियां जिनमें से एक तो दोस्त भी नहीं थी का अपहरण और फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं। समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु मुस्कुराकर, लिंक समझ आए तो केस नहीं सुलझ जाए, पर कई बार गुनाह को होते देखना भी तो अगले गुनाह का कारण बनता है। क्या पता किसी ने कोई अपराध होते देखा हो और अपराधी गवाह को ही गायब करने की सोचे। अब लिंक तो हमें मिलकर ही ढूंढना है। चलो काम शुरू करने और हमारी दुश्मनी के दोस्ती में बदलने के नाम पर आज तुम मुझे पार्टी दो। चलो बोतल खोलते हैं। विक्रम अरे वाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मेरा थाना तोड़ा, मेरे हवलदारों को तोड़ा, मेरी इज्जत को भी तोड़ा और अब मेरी जेब को भी तोड़ना चाहते हो? ना भाई ना, बिल तुम पे करोगे। अभिमन्यु बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पुलिस वाले बिल भरते ही हैं, और तुम्हारे हवलदार मुझे कोई रईसजादा और आवारा लड़का समझकर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मैंने जब बताया कि मैं सेंटर से आया हूं तो मजाक उड़ाने लगे। एक ने तो डंडा ही उठा लिया मारने के लिए, तो तोड़ा सब कुछ। अब छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती ही रहती है। चलो अब नाटक मत करो और बियर पिलाओ। अभिमन्यु बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पुलिस वाले बिल भरते ही हैं, और तुम्हारे हवलदार मुझे कोई रईसजादा और आवारा लड़का समझकर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मैंने जब बताया कि मैं सेंटर से आया हूं तो मजाक उड़ाने लगे।
एक ने तो डंडा ही उठा लिया मारने के लिए, तो तोड़ा सब कुछ। अब छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती ही रहती है। चलो अब नाटक मत करो और बियर पिलाओ। दोनों की दोस्ती तो हो गई और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई। अब क्या ये सब सुलझा पाएंगे? यहाँ तो सबके अंदर कोई न कोई हैवान छुपा हुआ है, तो कैसे पता चले कि लड़कियों को गायब करने में किसका हाथ है? क्या अपराधी का काम 3 लड़कियां गायब करके पूरा हो गया था? क्या होगा आगे जानने के लिए साथ बने रहें। अगले दिन अभिमन्यु विक्रम को सादी वर्दी में उस क्लास के पास के पान वाले के लेकर गया। वहां जाकर सिगरेट का पैकेट लिया। सिगरेट पीने से कोई कूल डूड नहीं लगता और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हेल्थ को बहुत नुकसान करती है। सिर्फ कहानी की तारतम्यता बिठाने के लिए इसका यहाँ जिक्र किया गया है। मैंने छोड़ दी, आप भी छोड़ दो अगर पीते हो तो। 2 पान लिए, एक विक्रम को दिया, एक खुद लिया। विक्रम धीरे से कान में बोला, यार सिगरेट पीने और पान खाने के लिए यहाँ इतनी दूर आए हैं। अभिमन्यु धीरे से, अरे मेरे भोले बलम, ये पान वाले चलता फिरता इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं। अभी देखो थोड़ी देर में इतनी इंफॉर्मेशन बरसेगी कि सीधे कमिश्नर बन जाओगे। विक्रम लंबी सांस लेते हुए, प्रमोशन के लिए या तो जेब में नावा हो या किसी के तलुवे चाटने की क्षमता हो, तब ही जल्दी हो सकता है। खैर बात जंची है मेरे, चलो मैं बात करता हूँ। अभिमन्यु ऐसा गजब न करना, तुम पुलिसिया अंदाज में बकोगे और वो डर जाएगा, फिर जो हाथ आना होगा वो भी नहीं मिलेगा। मैं ही बात करता हूँ, देखते जाओ। विक्रम तो फिर बढ़ो आगे, देखें क्या उखाड़ते हो। अभिमन्यु पान वाले से, चचा पान में मजा नहीं आया, आज वही है जो पहले हुआ करती थी। बुढ़ापे ने नजर और याददाश्त कमजोर कर दी, तभी जो चीज डालनी हो वो भूल जाते हो। पान वाला, क्यों नजर कमजोर होगी, बाज की नजर है मेरी और याददाश्त तो इतनी है कि एक बार जो देख लूं जिंदगी भर नहीं भूलता। अब देख लो, मुझे अच्छे से याद है कि तुम यहाँ कभी नहीं आए हुए हो जो पान खाते, तो अब पहचान निकालने का नाटक बंद करो और काम बोलो, क्या पूछना है। अभिमन्यु नजरें चुराने लगा और विक्रम हंसी हंसी में उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने फिर पान वाले को बोला, देखो बाऊजी, हम दोनों पुलिस वाले हैं। मैं एसआई विक्रम और हवलदार अभिमन्यु, हम दोनों कुछ दिनों से गायब हो रही लड़कियों के केस की छानबीन कर रहे हैं। अगर आप कुछ मदद कर सके तो अच्छा होगा। हवलदार कहलाने से अभिमन्यु खींच गया। वही पानवाले ने बोलना शुरू किया, देखो साहब, ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ, फिर भी आपको जो देखा वो बताता हूँ। जिस दिन वो पहली बच्ची गायब हुई, उस दिन जब वो क्लास में जा रही थी, तब गेट के पास उसे एक लड़का मिला था। दोनों में काफी तेज तेज बातें हो रही थी, जैसे झगड़ रहे हो। फिर वो लड़का चला गया। फिर उसके अंदर जाने के बाद वो 4 बच्चियां भी क्लास के अंदर गई थी। फिर लगभग 2 घंटे बाद वो पहली बच्ची तेज तेज चलती हुई बाहर आई और एक ऑटो में बैठकर चली गई, जबकि एक लड़का हमेशा उसके साथ ही रहता है, पर उस दिन वो लड़का उसे सिर्फ छोड़ने आया था। फिर उसके बाद वो 4 बच्चियां भी लगभग भागते हुए आई और अपनी अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। जब दूसरी बच्ची गायब हुई, तब वही लड़का जिसने पहली लड़की से बहस की थी, उसने उस लड़की से बात की थी। फिर पता नहीं क्या बात हुई कि वो लड़की गुस्से में पलटकर जाने लगी, तो उस लड़के ने उसका बाजू पकड़कर उसे पलटा और उस लड़की ने उसे थप्पड़ लगा दिया। वो लड़का भड़क कर चला गया और तीसरी लड़की जब गायब हुई थी, तब वो लड़का दूर ही था, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो उसी को घूर रहा था। अभिमन्यु और विक्रम की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। विक्रम बोला, बाऊजी, उस लड़के का हुलिया बता सकते हो? पानवाला, इतनी दूर से साफ तो नहीं दिखा, पर एक चीज जरूर देखी कि वो लड़का बार बार अपने हाथ को खींच रहा था, जैसे अकड़न निकाल रहा हो, और उसके हाथ पर वो पट्टी बंधी हुई थी जो अंदरूनी चोट लगने से बांधते हैं। अभिमन्यु, धन्यवाद चचा, आपने हमारी मुश्किल कुछ आसान कर दी। पानवाला खीसे निपोरते हुए, अरे नहीं साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं।
आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। जब अभिमन्यु उसे पैसे देने लगा तो उसने इनकार कर दिया, परंतु उसने जबरदस्ती पकड़ा दिए वर्टिकल बार। वहां से लौटकर उन्होंने म्यूजिक टीचर को चौकी बुलाया और उन्हें सभी मेल स्टूडेंट्स को बुलाने को बोला। उन्होंने जिस अंदाज में उसको बोला वो देखकर ही गुरुजी की आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फटाफट फोन करके उन्होंने सबको बुला लिया। सबके आने के बाद अभिमन्यु और विक्रम ने तीखी नजरों से सबको ऐसे देखा जैसे उनकी आंखों में स्कैनर फिट हो। विक्रम की पुलिसिया नजरें पहले तो उस अजीब लड़के पर पड़ी और वहीं स्थिर रही, परंतु उस लड़के प्रियांशु की भी ठंडी नजरों से उसका सामना हुआ। तब उसने नजरें हटाकर बाकियों को देखना शुरू कर दिया। फिर उसकी नजरें उस लड़के पर पड़ी जो सभी के पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ में पट्टा बंधा था। विक्रम ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने भी उसकी आंखों में देखकर हाँ का इशारा किया। विक्रम ने उस लड़के की तरफ देखा और कड़क कर बोला, ओ इधर इधर देख बे। हाँ तुझसे ही बोल रहा हूँ, इधर आ फटाफट वर्टिकल बार। लड़का घबरा गया, इधर उधर देखने लगा पर उसने कदम न बढ़ाए। विक्रम उसके पास गया, उसे घूरा और बिजली का गति से एक हाथ से उसकी कनपट्टी सेंक दी। उस लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया। शायद इतनी जोर से कभी उसके माँ बाप ने भी उसको नहीं दिया होगा जितना तगड़ा प्रसाद आज उसे मिला। काफी देर तक तो उसका दिमाग उसके पास न होकर पता नहीं कौन कौन से ग्रह के चक्कर निकालता रहा, पर अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पकड़कर भंभो रहा है। उसको होश आया, सामने देखा कि उसके आगे एक राक्षस जैसा आदमी है जो वैसे तो देखने में काफी हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर जो कठोरता थी और उसका दिमाग जो अभी अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर आया था, तो आधे होशोहवास में होने से उसको वो चेहरा किसी राक्षस जैसा ही लगा। उसकी डर के मारे जोर से चीख निकल गई, पर कुछ सेकंड्स में उसके होश पूरी तरह दुरुस्त हुए तो सामने विक्रम खड़ा था। परंतु उसकी हवा तब वापस निकलती हुई महसूस हुई जब उसे पता चला कि बाकी सभी लोग चले गए और वहां पर सिर्फ अभिमन्यु, विक्रम और बाकी पुलिस वाले थे। पर इतनी जल्दी, कुछ ही सेकंड्स में बाकी सब कहाँ चले गए? उसने बेवकूफों की तरह पूछा, आप कोई जादू जानते हो क्या? इतना सुनना था कि सभी लोग हंसने लगे। अभिमन्यु उसके पास आया और बोला, जब हमने बुलाया तो छुप क्यों रहा था? चल पहले अपने बारे में बता, वरना अब जो पड़ेगी उससे 20 मिनट की जगह 1 घंटे तक होश गुल रहेंगे। चल बकना शुरू कर। लड़का, सर मेरा नाम गौतम है, मैं इंदौर से आया हूँ। विक्रम और अभिमन्यु दोनों चौंक गए। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभिमन्यु, तुम वही गौतम तो नहीं जो कोमल का बॉयफ्रेंड है? गौतम, हाँ सर, मैं वही गौतम हूँ। दोनों अभी तक चौंके हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एकाएक दोनों मुस्कुराने लगे, क्योंकि केस का एक सिरा उनके हाथ आ गया था। अब उन्हें उम्मीद दिखने लगी थी। आगे क्या होगा? क्या केस सुलझ गया? क्या गौतम ही इन सबका जिम्मेदार था? आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा था? जानने के लिए साथ बने रहे। फिर विक्रम ने पूछा, चल दोस्त, अब बता तीनों लड़कियां कहाँ हैं? गौतम, सर मुझे पता है, आप यकीन नहीं करोगे पर मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरी कोमल भी तो गायब है। अभिमन्यु, देखो, हम तो दोस्त बनकर तुझसे पूछ रहे हैं और तुम हमें सहयोग ही नहीं कर रहे। चलो अच्छे बच्चे की तरह बता, दो लड़कियां कहाँ है? गौतम थोड़ा चिल्लाते हुए, मैंने कहा ना। इतने में विक्रम का जोरदार झापड़ उसके गाल पे पड़ता है। वो कुर्सी सहित जमीन पर लुढ़क जाता है। विक्रम दांत पीसते हुए, साले, लगता है कुत्ते को घी हजम नहीं हो रहा। इज़्तिरास नहीं आ रही तुझे? अभी बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर विक्रम गुस्से में आगे बढ़ता है, पर अभिमन्यु उसे रोक लेता है। अभिमन्यु, रुको यार, बात करता हूँ न इससे। तुम शांत रहो, वरना तुम्हारे 2 हाथ तो ये सह गया, आगे नहीं सह पाएगा। रुको, मैं समझाता हूँ इसे। अभिमन्यु ने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था।
विक्रम गुस्से में छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गौतम को मार ही डालेगा आज। गौतम ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो बोला, रुकिए सर प्लीज, मैं बताता हूँ, और मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। विक्रम थोड़ा ढीला पड़ा पर कहर ढाती निगाहों से उसकी आंखों में देखकर दांत पीसता बोला, बकना शुरू कर, और अगर मेरे लायक कुछ न बक के दिया तो आज तू नहीं रहेगा, चल भौंक अब। ऐसा कहकर उसने सामने एक वीडियो रिकॉर्डर चालू करवा दिया। गौतम सर, असल में मैं और क्लास के कुछ लड़के ड्रग्स सप्लाई करते हैं और हमारा बॉस म्यूजिक टीचर ही है। एक बार हम पकड़े भी गए पर उस वक्त एक लड़के को हमने उसके बैग में चुपके से माल रखकर पकड़वा दिया। वो कोमल, भावना और उनके ग्रुप की दोनों फ्रेंड प्रियंका और मानसी भी हमारी क्लाइंट है। इनके अलावा भी हमने काफी स्टूडेंट्स और जो दूसरी कॉलेजेस के भी हैं को कैप्चर कर रखा है। परंतु इसकी खबर उस नई लड़की नूतन को पड़ गई तो उसने हमारी छानबीन शुरू कर दी और सबूत जमा करने शुरू कर दिए थे। हमने पहले तो बचने की कोशिश की, फिर टीचर ने उसको कई बार क्लास में बेइज्जत करके धमकाने की भी कोशिश की थी, फिर उसको साथ मिलाने की भी कोशिश की थी, परंतु वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, मान ही नहीं रही थी। इधर ये चारों सहेलियां भी उससे चिढ़ गई थी। हमने नूतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, परंतु मुझे वो अच्छी लगने लगी थी तो मैंने उसको बचाने के लिए एक बार समझाया भी, जैसा पानवाले ने बताया, परंतु वो मेरी बात को झटक के चली गई। फिर बाद में अंदर मुझे पता चला कि उसने स्टोर में छिपकर टीचर के मुंह से हमारी प्लानिंग सुन ली थी और वहां से फटाफट निकल गई। पर टीचर ने उसे भागते देख लिया। मैंने खिड़की से देखा तो पता चला कि वो चारों भी उसके पीछे पीछे भागी हैं। मैं बाहर आता उससे पहले ही सब गायब हो गए। उनके जाने के बाद वो लड़का प्रियांशु उसे लेने आया पर हमने उसे बोल दिया कि वो चली गई। बस सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अब अभिमन्यु का माथा गर्म हो गया। साले इतने गैरकानूनी काम किए, ड्रग्स बेचते हो कम उम्र के लड़के लड़कियों को, फिर भी बोलते हो कि कुछ नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है, सच बता लड़कियां कहाँ है। ऐसा कहते हुए वो उसे मारने लगता है। गौतम हलाल होते बकरे की तरह चीखने लगता है। अभिमन्यु फिर बोलता है, कमीने वहां फौजी बॉर्डर पर इसलिए जान देते हैं ताकि सब यहाँ सुकून से सो सके। हम जैसे जो देश के अंदर है सीक्रेट लाइफ जीते जीते गुमनामी की मौत मर जाते हैं ताकि तुम लोग भविष्य संभालो, परंतु नहीं, तुम सबको तो दाल में नोट डुबाकर खाने हैं। कहते कहते अभिमन्यु गौतम को अधमरा कर देता है। विक्रम और हवलदार उससे बड़ी मुश्किल से रोकते हैं। विक्रम गौतम और म्यूजिक टीचर के खिलाफ ड्रग्स और किडनैपिंग का केस बनाने लगता है। सब कुछ लगभग साफ हो चुका होता है। इन सब में शाम भी बीत जाती है कि तभी एक औरत जो रईस लगती थी, एक पीए पर्सनल असिस्टेंट के साथ चौकी में एंटर होती है और बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मानसी दोपहर से घर नहीं लौटी। अब ये क्या चक्कर है? अगर गौतम ही सबके पीछे है तो फिर मानसी को किसने गायब किया? क्या टीचर कोई इससे भी बड़ा खेल खेल रहा है? जहां केस सुलझ रहा था वहां नया मामला खड़ा हो गया। कुछ तो ऐसा है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। पर क्या? जानने के लिए साथ बने रहें। दोनों विक्रम और अभिमन्यु एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहे। फिर विक्रम ने औरत से पूछा, आपका परिचय? वो औरत बोली, मेरा नाम मालती तिवारी है। मैं एसबीआई में जनरल मैनेजर हूँ। मेरी बेटी का नाम मानसी है। वो कल रात को घर नहीं लौटी, आप उसे ढूंढिए। तभी विक्रम के फोन पर रिंग आई। उठाने पर सामने से एसपी की आवाज आई, मालती जी तुम्हारी चौकी पर आई हैं? वो हमारे मित्र की धर्मपत्नी है, उनको ज्यादा देर चौकी में मत रोकना। अगर कोई काम हो तो उनके घर जाकर मिलना। विक्रम जी सर, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी सर, जय हिंद।
हाँ मैडम, आप रिपोर्ट लिखाइए और फिक्र मत कीजिए, हम आपका काम कर देंगे। आप आराम से बैठिए और बताइए क्या हुआ। मालती, मेरी बेटी शाम के 7 बजे तक घर लौट आती है और उसको ये भी बोला हुआ है कि अगर कहीं जाए तो मुझे कॉल करके बता दे। कल शाम को 8 बजे तक वो घर नहीं लौटी तो मैंने अपनी जान पहचान और रिश्तेदारों में कॉल किया परंतु वो कहीं न मिली। मेरी रात पूरी घबराहट में निकली। फिर मैंने आज सुबह एसपी साहब से बात की तो उन्होंने आपको कॉल किया, परंतु मेरी बेटी का मामला है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली आई। ऐसा कहते कहते वो फुट फुट कर रोने लगी। विक्रम ये देखकर भड़क गया और पहले से अधमरे गौतम को सेंकने लगा और बोलने लगा कि कमीने, ये क्या झोल कर रखा है? तेरे और कितने साथी हैं? क्या प्लान है तुम लोगों सीएचएल? गौतम तड़पने लगा और रट लगाते हुए बोला, सर मत मारिए, मैं सच कहता हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, वो हो सकता है सर। सर रुकिए सर, और मत हाँ मारिए सर, मैं बताता हूँ। सर, जब जब लड़कियां गायब हुई वहां पर एक आदमी बार बार मुझे दिखा है। वही हो सकता है। विक्रम फिर एक नई कहानी, साले तूने मुझे कोई दूध पीता बच्चा समझ रखा है। गौतम सर प्लीज एक बार सुन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस आदमी को पहचानता हूँ, आप चाहो तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, बस एक मौका दीजिए प्लीज। अब तक अभिमन्यु जो इतनी देर से चुप था बोला, विक्रम एक मौका दे देते हैं, देखते हैं क्या करता है, वरना जाएगा कहाँ? फिर तो मैं भी हाथ धोऊंगा। चल बे, बता कहाँ देखा तुमने इसे, पर याद रख अगर जरा सी भी होशियारी की तो तेरी खैर नहीं। अभिमन्यु, विक्रम और गौतम 2 हवलदारों के साथ निकले। क्लास के आगे बाजार और लगभग चौकी का पूरा एरिया उन्होंने छान लिया परंतु तथाकथित आदमी कहीं न मिला। विक्रम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जलती निगाहों से गौतम को घूरे ही जा रहा था और गौतम आगे होने वाले की सोच सोच कर और मरा जा रहा था। अचानक गौतम को जगह भीड़ में उस आदमी की झलक दिखी। वो खुशी से एक चिल्लाया, सर गाड़ी घुमाइए, वो यहीं कहीं है। फिर वापस पलटकर उन्होंने गौर से देखा पर वो दिखा नहीं। जहां वो आदमी खड़े होने का दावा किया गया था वहां आसपास के लोगों को पूछा। कईयों ने उसके जाने की दिशा बताई तो अंधे में तीर छोड़ने जैसे वो लोग बढ़े, परंतु शायद आज गौतम की किस्मत कुछ ठीक थी जो वो आदमी उसे एक घर में घुसते हुए दिखा और उसको विक्रम के कहर से बचने की उम्मीद जगी। वो लोग उस घर तक पहुंचे और विक्रम ने गेट खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला जो शरीर से कुछ भारी थी पर ओवरऑल दिखने में ठीक ठाक ही थी। सामने बावर्दी पुलिस को देखकर वो कुछ घबरा गई। शकुंतला, कौन है? दरवाजे पर अंदर से आवाज आई। महिला, जी पुलिस आई है। पुलिस यहाँ क्यों आई है? उन्हें अंदर ले आओ। शकुंतला, हवलदार बाहर ही खड़े थे। गौतम की हथकड़ियां एक बार खोल दी गई ताकि वहां पैनिक न हो पर अभिमन्यु उसके एकदम पास ही खड़ा था ताकि वो कोई होशियारी न करे। अंदर से घर अच्छा ही था, छोटा पर सजा हुआ और साफ सुथरा। घुसते ही हॉल था जिसमें सोफे लगे हुए थे और वहां एक तकरीबन 50 साल की उम्र का आदमी बैठा था जो कदरन शरीर से फिट था और पढ़ा लिखा मालूम होता था, जिसने रंगीन चश्मा लगा रखा था। शायद अभी तक उतारने का टाइम न मिला हो। उसने तीनों को नमस्कार किया। विक्रम अंकल, एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी, अगर आप सहयोग कर सकें तो। वो आदमी, बोलो बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे खुशी होगी। विक्रम अंकल, आपका परिचय? आदमी जोर से ठहाके लगाने लगा और बोला, वाह बेटे, बिना नाम जाने छानबीन करने आ गए। विक्रम और अभिमन्यु थोड़े झेंप से गए। वो आदमी आगे बोला, कोई बात नहीं, मेरा नाम कार्तिक चावला है, मैं आर्मी में मेजर था, मेरा बेटा भी सेना में है। अभिमन्यु और विक्रम की नजरों में सम्मान आ गया।
अभिमन्यु बोला, सर आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों शहर में 4 लड़कियां किडनैप हो गई है और सारी एक ही म्यूजिक क्लास की स्टूडेंट थी और लगभग हमउम्र ही थी। हमने एक सस्पेक्ट पकड़ा है और आप बुरा न माने सर तो उसने आपकी वहां उपस्थिति की शिनाख्त की है सर। हालांकि हमें उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है और न ही हम आप पर शक कर रहे हैं, पर हमें तो सब तरह से छानबीन करनी पड़ती है, तो आप हमारा किसी तरह से मार्गदर्शन कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। कार्तिक चावला ये सुनकर थोड़ा गंभीर हो जाता है और बोलता है कि बेटे, सच बताने से मुझे ही प्रॉब्लम होगी, पर मैं आर्मी मैन हूं तो डरना सीखा ही नहीं। पर उनमें से जो तीसरी लड़की गायब हुई उसके किडनैपिंग में मैंने ही मदद की थी। जो हुआ अनजाने में हुआ, पर मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये सुनकर सब ऐसे चौंके जैसे उनके नीचे कोई बम रखा हुआ है। अभिमन्यु अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो रक्षक हो, भक्षक कैसे बन सकते हो? कार्तिक, सुनो बेटा, जो हुआ वो गलती से हुआ। विक्रम अंकल, आपसे गलती कैसे हो सकती है? आपको तो इसे रोकना चाहिए था। जब सेना में जान देने से नहीं डरे तो अब क्यों डरे? ये सुनते ही मेजर कार्तिक की आवाज तल्ख हो गई। वो बोले, सुनो बच्चे, जब तुम माँ की गोद से उतरते भी न थे तब से मैंने मौत से आंख मिचोली खेली है। दोबारा ऐसी बात बोलने से पहले अपनी जुबान को काट लेना, वरना मैं ही काट दूंगा। अभिमन्यु को स्थिति बिगड़ती लगी। वो तुरंत बोला, सर मेरा जूनियर तो पागल है, आज ही इसकी क्लास लगाऊंगा। पर सर हमें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके कन्फेशन के बाद आप पर किडनैपिंग का चार्ज लगेगा, जबकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये सुनकर मेजर शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर दुख आ जाता है। वो थोड़ा शांति से बोलता है, मेरे बच्चे, मैं अगर सजा से डरता तो आर्मी में नहीं जाता। उस बच्ची को मैं किसी भी हालत में किडनैप न होने देता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती, अगर मैं अंधा न होता। ऐसा कहकर वो चश्मा हटा देता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, जैसे सबको किसी शेर ने उसके ही पीछे से दहाड़ सुनाई हो। वहां ऐसी शांति छा गई जैसे सब के सब मर गए। इस कहानी में तो एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। मैं खुद भी लिखने के बाद चौंक जाता हूं कि ये कैसे लिख डाला। एक अंधा आदमी कैसे किडनैपिंग में हेल्प कर सकता है, और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है जिसने एक आर्मी मेजर को भी कठपुतली बना लिया। जानने के लिए साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।